हेलो बच्चा पार्टी। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है बेटा, तो आप मुझे एक बात बताइए। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया कि हाउ अ मैनेजर टेक डिसीजन, व्हाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पोर्टेंट ना, ये सारे डिस्कस किए कहानी। तो हमने ये व्हाट और व्हाई में डिस्कस कर लिया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्यों ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं इस क्लास में प्रिंसिपल्स की। तो जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, तो हमारे सामने दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। एक है फ्योलिज्म और दूसरा है टेलोरिज्म। फ्योलिज्म एंड टेलोरिज्म क्या होते हैं समझते हैं। तो फ्योलिज्म जो है ये है, नाम इनका हेनरी फ्योल और इनका नाम था एफ डब्ल्यू टेलर। तो ये दोनों ऑथर हैं जिनके नाम से इनकी थ्योरीज पब्लिश होती हैं। ठीक है, तो हम अपनी बुक में दो ऑथर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एक एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में पढ़ रहे हैं और एक हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम पहले आज हेनरी फ्योल वाले प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फ्योलिज्म। फ्योलिज्म इज नथिंग बट द टीचिंग्स गिवन बाय फ्योल टू अस। द प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस्ड बाय द फ्योल गिवन टू अस इज कॉल्ड फ्योलिज्म। यानी जो उनकी प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम फ्योलिज्म बोल रहे हैं। जो उनके प्रिंसिपल्स हैं उनको 14 प्रिंसिपल्स ना बोल के हम उनको फ्योलिज्म के नाम से बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं आप, जैसे महावीर जैन की जो शिक्षा है, उन्होंने जो लोगों को शिक्षा दी शांति की, अहिंसा की, उसको हम महावीर जैन की शिक्षा बोलें या टीचिंग्स ऑफ महावीर जैन बोलें या जैनिज्म बोलें, एक ही बात है। सिमिलरली गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दी लोगों को, तो हम उनको शिक्षा मतलब टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध बोलें या बुद्धिज़्म बोलें, है ना। इस तरीके से ही हम हेनरी फ्योल की टीचिंग्स बोलें या टीचिंग्स ऑफ हेनरी फ्योल बोलें, प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल बोलें या फिर फ्योलिज्म बोलें। इसका ये मतलब है। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस मीनिंग वेरी क्लियरली। तो जब आप बात करते हैं फ्योलिज्म की, तो आपको हेनरी फ्योल के बारे में ये तीन बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि हेनरी फ्योल का बर्थ डेट क्या है। तो हेनरी फ्योल का जन्म होता है 29 जुलाई 1841 में और इनकी डेथ हो जाती है 19 अगस्त 1925 में। कब समझिए, इनका जन्म होता है 29 जुलाई को 1841 में और इनकी डेथ होती है 19 अगस्त 1925 में। अब आप इसको याद करोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने इसलिए बहुत अच्छी टर्म बनाई है। तो इस टर्म को आप हमेशा याद रखना, 83 ईयर्स 4 मंथ्स 19 डेज। तो आप इसको याद रखिए, ये कोड आपको मैं दे रहा हूँ 83419, इसको आप हमेशा याद रखना 83419, यानी 83 ईयर्स वो जिए, 83 ईयर्स 4 मंथ 19 डेज वो जिए। इनमें से अगर आपको एक भी चीज़ याद हो गई ना, जैसे ईयर्स याद हो गए तो आप बर्थ निकाल लेंगे। ठीक है, आपको एक चीज़ याद करनी है तो आपको बर्थ या डेथ वाला टाइम पता चल जाएगा। ये याद करने की अपनी अपनी ट्रिक है, ये आपके लिए मैंने बताई। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो पॉइंट है आपको याद रखनी है, ज्वाइंट माइनिंग कंपनी इन 1860। इन्होंने माइनिंग कंपनी ज्वाइन करी 1860 में, जब वो केवल 19 ईयर्स के थे। अब आपको क्या लग रहा है, वो पढ़े लिखे नहीं थे? अरे भाई ऑफकोर्स पढ़े लिखे थे। 19 ईयर्स की एज में वो ग्रेजुएट हुए। यानी अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा 1860 से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक मिनट बेटा, कॉल आ रहा है किसी का, काट दिया मैंने। तो 1860 से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि वो ग्रेजुएट कब हुए, तो 1860 में हुए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भैया उन्होंने वो माइनिंग कंपनी ज्वाइन कब करी, तो 1860 में की। ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने इसमें लिखा है ज्वाइन माइनिंग कंपनी 1860 एट जस्ट एज ऑफ 19, यानी वो 19 ईयर्स के थे। तो अब 19 ईयर्स से आपके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ लोग समझ जाएंगे यार वो तो पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने कंपनी माइनिंग इंजीनियर बन गए। तो बेटा ऐसे ही होता है, बहुत पहले समय में, पुराने समय में लोग जल्दी ग्रेजुएट हो जाते थे। इवन अमेरिका में तो अभी भी जल्दी ग्रेजुएट होते हैं। इंडिया का थोड़ा एजुकेशन प्रोसेस ऐसा है कि हम 21 में जाके ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है ना, 18 तक तो हम 12th ही कर पाते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी 19 में कर लेते हैं यार, मैं कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ। हाँ, तो 19 की ईयर में वो ग्रेजुएट हुए और 19 ईयर में जो ग्रेजुएट हुए तभी उन्होंने कंपनी ज्वाइन कर ली। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, बट प्रॉब्लम क्या थी, जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी, अब ये इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से करी, ग्रेजुएशन करी सेंट इटेनी माइनिंग एकेडमी। तो ये याद रखना, सेंट इटेनी एक जगह है फ्रांस में, वहाँ पे एक माइनिंग एकेडमी है जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की।
तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं आपके, वो ऐसे ही पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद है प्रमोटेड एज एमडी इन 1888, यानी 1888 में अब देखो इसको ध्यान रखना, 1860 में उन्होंने ज्वाइन किया और 1888 में, तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकाल दूँ तो लगभग 28 ईयर्स काम करने के बाद उनको प्रमोशन मिला, तो यानी उन्होंने 28 ईयर्स दिए उस कंपनी में, तो 28 ईयर्स में बहुत सारे काम किए होंगे उन्होंने, ठीक है ना। तो प्रमोशन मिला एज एमडी, पहले वो असिस्टेंट होते, तो ये याद रखना। फिर बात करते हैं तीसरा, पब्लिश्ड हिज थ्योरीज, यानी उसकी जितनी भी थ्योरी थी, जितने भी उन्होंने काम किए, जितनी भी रिसर्च वर्क किया वहाँ पर, वो पब्लिश हुआ 1949 में, और जो पब्लिश हुआ उसको एक बुक का नाम दिया गया, उस बुक का नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल मैनेजमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका फ्रांस में कुछ अलग ही नाम था, लेकिन इंग्लिश में जो नाम था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल मैनेजमेंट, जो कि 1949 में पब्लिश हुआ। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है हेनरी फ्योल से रिलेटेड। बेटा एक एक नंबर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं कौन सा एक नंबर क्वेश्चन कहाँ से उठा के पूछ ले, आपको ये थ्योरी इस तरीके से याद रखनी है। तो ये आपके 3 पॉइंट ऐसे याद रखने हैं हेनरी फ्योल के बारे में। अब हम बात करते हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स की, जिनको हमें अच्छे से पढ़ के समझ के लिख के आना है। तो चलो शुरू करते हैं। Do you want to become a manager? Yes or no? No sir, we don't. So my dear children, you have to know that you all are manager. ठीक है, हम सब मैनेजर हैं। क्यों? क्योंकि हम हर मोमेंट कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं, चाहे हम पढ़ाई का डिसीजन ले रहे हैं, चाहे हम कहीं जाने का डिसीजन ले रहे हैं, तो हम पहले सोचते हैं, समझते हैं, डिसाइड करते हैं, फिर जो है उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं और फिर हम काम करते हैं। और कुछ बच्चे तो इतने महान हैं हमारे, प्रोज एंड कॉन्स देखते ही नहीं हैं, बस डिसीजन ले लिया और काम करना शुरू कर दिया। जैसे किसी बच्चे ने डिसीजन लिया कि हम मूवी देख रहे हैं, उसको 3-4 घंटे लगा दिए, बाद में याद आ रहा है यार कल तो पेपर है, परसों पेपर है, ये तो मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ाई भी करनी थी। तो इसका मतलब उन्होंने जो डिसीजन लिया वो इनएप्रोप्रिएट डिसीजन था। तो डिसीजन कैसे इनएप्रोप्रिएट होते हैं बेटा? डिसीजन इनएप्रोप्रिएट होने के लिए इसका मतलब आपके जो प्रीमिसेस है, प्रीमिसेस का मतलब है एजम्पशन, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो, आपकी जो प्लानिंग है वो कमज़ोर है। और प्लानिंग कमज़ोर इसलिए होती है क्योंकि हमें कुछ फैक्ट्स नहीं पता होते। तो अगर हमें कोई फैक्ट्स पता हैं तो हम डिसीजन अच्छे लेते हैं। तो फैक्ट्स क्या होते हैं? उनको हम गाइडलाइन बोल सकते हैं, उनको हम प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं, उनको हम टेक्निक्स बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं जिसके बेसिस पे कोई भी मैनेजर एक फर्म डिसीजन लेता है, एक राइट डिसीजन लेता है, सो दैट कि उसके डिसीजन से किसी का नुकसान ना हो। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल की, जिनको हम फ्योलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है बेटा, जिससे आप ये पूरे 14 के 14 प्रिंसिपल्स याद कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है बच्चों की कि सर एग्जामिनेशन हॉल में हमें प्रिंसिपल्स याद नहीं रहते, या कोई प्रिंसिपल्स हमें पहचानना होता है तो उसका नाम हमें याद नहीं रहता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा पहले तो प्रिंसिपल्स याद करने सीखो, उनका मीनिंग समझो, फिर आप आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपके लिए एक हल निकाला है, एक छोटी सी टेक्निक निकाली है। टेक्निक है ये, आपको याद रखना है श्री दादू यूएस कोजी। श्री दादू यूएस कोजी। श्री मतलब मैं अपने दादाजी का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उनका नाम तो लूँगा नहीं, इसलिए उनको मान सम्मान के साथ श्री दादा मेरे दादाजी हैं। और वो यूएस कोजी हैं, मतलब वो अंग्रेजी लोगों के साथ कंफर्टेबल हैं। ही इज़ वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश पीपल, इट मीन्स हिज इंग्लिश इज़ वेरी गुड। तो मैं उनसे इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम माई दादा। सो दैट्स वाई आई से श्री दादू यूएस कोजी, मतलब मेरे दादाजी बहुत ही एक्सपर्ट हैं इंग्लिश में, इसलिए मैं उनसे इंग्लिश सीख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे याद करने के लिए आपको याद रखना है श्री दादू यूएस कोजी। कोजी का मतलब कंफर्टेबल होता है, यूएस का मतलब इंग्लिश पीपल होता है, दादू का मतलब दादू होता है, और श्री का मतलब हम उन्हें मान सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, तो श्री में 3 प्रिंसिपल्स काउंट होंगे, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ठीक है, एस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, आर फॉर रेम्यूनरेशन, आई फॉर इनिशिएटिव, D for division of work, A for authority of responsibility, D for discipline, U for unity of command, US में आ जाएगा U unity of direction, S में आ जाएगा scalar chain, C आ जाएगा centralization and decentralization, O आ जाएगा order, S आ जाएगा subordination of general interest, और आपका E आ जाएगा equity, and last E आ जाएगा आपका spirit de corps। हो गए 14 के 14 प्रिंसिपल याद? सर क्या बात है, मज़ा आ गया, आया ना, दिमाग हिल गया कि नहीं आया? तो आसानी से ये 14 प्रिंसिपल्स आप फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हो। बस आपको एक ही लाइन याद रखनी है, श्री दादू यूएस कोजी। अब दूसरी बात, ये याद कब होंगे?
आपने ये तो याद कर लिया, लेकिन कई बार आप इनके जो टर्म्स हैं उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए आपको प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। तो प्रिंसिपल्स रिवाइज करने के लिए हम प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। देखिए बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है स्टेबिलिटी, दूसरा है पर्सनल। स्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ में सस्टेनेबिलिटी लाना, किसी चीज़ में स्थिरता लाना, इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। मतलब किसी चीज़ में रेगुलरिटी लाना, निरंतरता लाना, कंटिन्यूटी लाना, इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। फिर बात करते हैं हम पर्सनल की। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ। देयर आर टू वर्ड्स, वन इज पर्सनल, सेकंड इज पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है इंडिविजुअल से, कोई व्यक्ति से, और पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय से, यानी किसी कंपनी में जो काम कर रहे हैं लोग। तो किसी कंपनी में काम जो लोग कर रहे होते हैं, अगर वो कंपनी को बार बार छोड़ के जाएंगे, एक ही साल में देखेंगे कि कंपनी में लोग ज्वाइन कम कर रहे हैं, छोड़ के ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए कोई भी अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। सॉरी, ये कंपनी के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा लेबर टर्नओवर होगा, लेबर टर्नओवर का मतलब है एक साल में कितने एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ से कंपनी से काम छोड़ के जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, फ्योर क्या कहते हैं कि भैया कंपनी में प्रिंसिपल, कंपनी में उसके एम्प्लॉयज़ को अगर हम इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी ग्रो नहीं करेगी, काम सफ़र होगा हमारा, ठीक है ना। तो ये आपका ना पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल आता है भैया एम्प्लॉय रुकेंगे कब। एम्प्लॉयज़ को रुकने के लिए कुछ अच्छा आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ फेयर वेजेस की वजह से रुकते हैं। अगर आप उनसे 8 घंटे का काम ले रहे हैं और 8 घंटे के हिसाब से उनको पेमेंट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप उनकी पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं। मतलब अगर 10 तारीख को पेमेंट होती है तो 10 तारीख को कर रहे हैं, ये नहीं कि 10 तारीख की पेमेंट है 20 तारीख में कर रहे हैं। तो टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं और फेयर पेमेंट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ रुकेंगे, मोटिवेट होंगे। तो ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल आ जाता है रेम्यूनरेशन का। तो रेम्यूनरेशन जो है, हेनरी फ्योल ने इस चीज़ पे फोकस डाला है, एम्फेसाइज़ किया है कि कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय रुकने के लिए या उस कंपनी में वो अच्छे से काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है उसकी सैलरी, उसका वेज। तो रेम्यूनरेशन उसकी वेज के हिसाब से, लेबर लॉज के हिसाब से देना चाहिए कंपनी को, ताकि वो कंपनी की गुडविल क्रिएट कर सके एम्प्लॉयज़ के माइंड में। फिर अब जब एम्प्लॉयज़ को अच्छा पे मिलने लगेगा और आपके एम्प्लॉयज़ स्टेबल हो जाएंगे, तो जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ स्टेबल हो जाते हैं तो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कंपनी में सजेशन देना चाहते हैं, जो आगे आके इनिशिएटिव लेते हैं कंपनी के लिए। तो कंपनी को उनके इनिशिएटिव को वेलकम करना चाहिए। समटाइम इट इज़ ऑब्जर्व दैट कंपनी डू नॉट वेलकम देयर सजेशंस। वो सोचते हैं भाई एम्प्लॉयज़ जो है कमियां निकाल रहे हैं हमारे सिस्टम में, इतने सालों से हमारा काम ऐसे चल रहा है। तो फ्योल कहते हैं कि अगर कोई कंपनी में क्रिएटिव सजेशन दे रहा है कोई भी एम्प्लॉय किसी भी लेवल पे, तो उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कंपनी को। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जब आप किसी अच्छे ऑफिस में जाते हो, कंपनी में जाते हो, तो वहाँ रिसेप्शन पे या कहीं किसी एरिया में आपने देखा होगा सजेशन बॉक्स लगा होता है। तो सजेशन बॉक्स अगर कंपनी फॉलो कर रही है, इसका मतलब कंपनी नए नए इनिशिएटिव को वेलकम करती है, तो इसका मतलब वहाँ पे इनिशिएटिव प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहा है। तो बेटा 3 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए। पहला स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जो ये इस्टेब्लिश करता है कि कंपनी में एम्प्लॉयज़ एक लंबे समय तक रुकें, वहाँ पर उनके वर्किंग माहौल के हिसाब से ढलें। जितने भी नया स्टाफ आता है उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे कंपनी, ताकि वो कंपनी में रुकें और कंपनी का माहौल अच्छा रहे, कंपनी में ग्रो कर सकें, ना कि कंपनी को छोड़ के जाएं लोग ज़्यादा। ऐसा माहौल हमें क्रिएट करना है। दूसरा रेम्यूनरेशन, कंपनी को एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने के लिए, कि एम्प्लॉयज़ को परमानेंट करने के लिए उनको एक अच्छी पे देनी चाहिए कंपनी को, तो पे देंगे कंपनी। फिर अब कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉयज़ इनिशिएटिव लेता है तो उसको वेलकम करना चाहिए, उसको अवार्ड देना चाहिए, ना कि उसको इग्नोर करना चाहिए। तो ये 3 प्रिंसिपल्स से आपको, मैं उम्मीद करता हूँ तीनों प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो हमारा श्री वाला जो कैटेगरी है, यानी दादू का जो सम्मान है वो हम कर चुके हैं। तो दादू के सम्मान से हमने 3 प्रिंसिपल सीखे। S फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, R फॉर रेम्यूनरेशन, I फॉर इनिशिएटिव। नाउ वी टॉक अबाउट दादू। दादू दादू तो दादू दादू ये, तो दादू से हम यहाँ 4 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है ऑथोरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है डिसिप्लिन और चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड। अब दादू की डेफिनेशन क्या है? दादू क्या है? दादू सीनियर है, ठीक है ना। तो दादू जब सीनियर है तो जो भी घर में लोग हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, बाकी लोग हैं, सबको काम बताते हैं। तो कोई दादू की बात को मना नहीं करता है भाई, दादा ने काम दिया किसी को तो आप मना कर दो कि नहीं दादा मैं नहीं कर रहा। तो दादू जो हैं
बच्चों से बच्चों वाले काम करवा रहे हैं और बड़ों से बड़ों वाले काम करवा रहे हैं। तो ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी वर्कलोड होता है, मैनेजमेंट उसको डिवाइड करता है एज पर देयर स्किल्स एंड स्पेसिफिकेशन एंड एजुकेशन, यानी उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनका जो स्पेशलाइजेशन है, उसके बेसिस पे काम डिवाइड किया जाता है ताकि हर कोई अपना अच्छा दे सके और कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर सके और उनको मोटिवेट रख सके, आगे बढ़ सके कंपनी। तो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल सेज दैट डिवाइड द वर्क इनटू द डिपार्टमेंट्स, इनटू द ग्रुप्स, इनटू द HODs, इनटू द हेड्स। अभी हम आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम सीखते हैं कैसे डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं, कैसे अथॉरिटी दी जाती है। तो बेटा वहाँ पर ये प्रिंसिपल 100% यूज़ होता है। तो अगर आपसे कभी भी एग्जामिनेशन में आ जाता है कि नेम द फंक्शन वेयर डिवीजन ऑफ वर्क इज़ यूज्ड, तो नेम द फंक्शन में आ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी वर्क को डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। नाउ वी नेक्स्ट इज, अब किसी को वर्क दे देंगे, काम देंगे, तो काम कब करेगा, काम के हिसाब से उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी दे देंगे तो साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबल भी, उससे अकाउंटेबिलिटी, उससे हिसाब लेंगे भाई काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपके दादा ने आपको बोला कि ये काम करके आओ एक तो आपसे काम करा लिया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा भाई अब वो काम नहीं हुआ, तुमने काम गलत किया, तो तुम ये नहीं कह सकते कि मेरा काम नहीं था। तो दादू देंगे एक थप्पड़ खिंचा के आपको, तो दादू को आप ये नहीं बोल सकते मेरा काम नहीं था, काम तो आपने करना ही है वो, अगर दादू ने दे दिया, अगर आपको असाइन हो गया, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर ऑथोराइज फॉर दैट। तो सिमिलरली कंपनी में अगर किसी अथॉरिटी को कोई काम दे दिया है, अगर वो काम वो खुद कर रहे हैं, किसी और से करा रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी वही है, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिसके पास अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिमिलरली इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जैसे मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि बेटा आज से आप ये काम करोगे, ठीक है, आप वो काम कर रहे हो अपने हिसाब से डिसीजन लेके, और मैंने अगले दिन आके आपको स्कोल्डिंग कर दी, डांट दिया, अरे ये काम ऐसे क्यों करा, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं, डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछोगे तब काम करोगे। तो बंदा हिल जाएगा, कहेगा यार एक तो आप मुझसे काम करा रहे हो, मेरी जिम्मेदारी है, तो जब जिम्मेदारी मेरी है तो डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी तो मेरी होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, अथॉरिटी अपने पास रखो, ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देनी है तो आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, और अगर आपने अथॉरिटी दे दी तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पूरे हकदारों से पूछने के लिए, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली बैलेंस के साथ चलते हैं। तो इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आया, नहीं आया, आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दादू की तरफ। डिसिप्लिन पहला हो गया हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा आता है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन की क्या बात करूँ मैं, देखो आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, आपने एक डिसिप्लिन फॉलो करना है कि भैया मुझे इतने घंटे सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे सब्जेक्ट पढ़ना है, और इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आप एक अच्छे मार्क्स के, अच्छे स्कोर की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो कि मुझे 95 प्लस लाने हैं या 90 प्लस लाने हैं किसी सब्जेक्ट में, या ओवरऑल 95 लाने हैं, तभी तो होगा। लेकिन ऐसे तो होगा नहीं कि आपने गोल तो बना दिया और बैठे हो, कभी 8 घंटे पढ़ लिया, कभी 1 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, किसी दिन पढ़ ही नहीं पाए, ऐसे तो अचीव नहीं होगा ना। तो आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा और डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा, यानी आपको रूल एंड रेगुलेशन सेट करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से गोल अचीव होगा। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है बेटा कि डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है कि हमें ये गोल अचीव करना है। इसी डिसिप्लिन के एग्जाम्पल को अगर तुम्हें समझना है तो किसी भी कंपनी में तुमने देखा होगा बोर्ड पे ना एक नोटिस बोर्ड लगा, बाहर ऑफिस एरिया पे लगा होता है, स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, ये रूल है ना। क्योंकि अगर एक बंदा कोई स्मोकिंग करेगा, पहली बात तो इंजरीज टू हेल्थ है, दूसरा एक बंदा अगर ब्रेक लेगा दूसरा बंदा भी ब्रेक लेगा। अब मान लीजिए जितने सिगरेट पीने वाले हैं सारे आकर के सिगरेट पीना शुरू कर देंगे, बातें शुरू कर देंगे, हो गया काम। तो इसलिए कंपनी में ब्रेक होते हैं, उस ब्रेक में ही आप जो भी अपना बातचीत करनी है, टी लेनी है, ले सकते हैं, और काम के समय आपको काम ही करना पड़ेगा। तो ये रूल एंड रेगुलेशन डिजाइन किए जाते हैं किस लिए, ताकि सिस्टम में डिसिप्लिन रहे और ऑर्गेनाइजेशन में टाइम रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करके सब कोई अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी को ला सके। इसलिए तुमने देखा होगा ना, जो बड़ी बड़ी कंपनी में ना, जैसे मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, सुपरवाइजर राउंड लेते रहते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन क्या कर रहा है। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो काम के समय किसी से बात करे, इधर उधर देख ले, वो अपनी स्क्रीन पे बैठा होता है, अपने लिए अपने काम में मगन होता है। तो ये हमारा हो गया डिसिप्लिन वाला।
नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ कमांड। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हालांकि एक एक प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में पूछा जा सकता है, तो इसलिए सारे प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट होते हैं। बट यूनिटी ऑफ कमांड क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए किसी भी कंपनी में मान लीजिए आप सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट का मतलब है आप क्लर्क हो। अब आपके जो इंचार्ज हैं वो अकाउंट ऑफिसर भी है, वो सेल्स ऑफिसर भी है, मार्केटिंग ऑफिसर भी है। मार्केटिंग ऑफिसर ने आपको कोई काम बोला, उसी सेम टाइम में फ़ोन आ गया अकाउंट्स ऑफिसर का, तो आप किसका करेंगे बताइए काम? सबसे पहले मार्केटिंग ऑफिसर का काम करेंगे या अकाउंट्स ऑफिसर का काम करेंगे? आप तो क्लर्क हो, आपके लिए तो अकाउंट्स ऑफिसर भी बराबर है और मार्केटिंग ऑफिसर भी बराबर है। किसका काम पहले करोगे बताइए? क्या सोच रहे हो? बिल्कुल सही सोचा आपने। हम किसी का भी काम नहीं करेंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? अगर मैंने अकाउंट ऑफिसर का काम करिए तो मार्केटिंग ऑफिसर नाराज हो जाएगा, मार्केटिंग ऑफिसर का काम करते हो अकाउंट, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम टाइम वेस्ट करेंगे, हम डिसीजन लेने में ही टाइम लगा देंगे, वो काम होगा ही नहीं। तो इससे लॉस किसका हो रहा है? क्लर्क का? नो, कंपनी का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यूनिटी ऑफ कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर की होती है, सुपीरियर की होती है, सबऑर्डिनेशन की नहीं होती। तो सुपीरियर जो हैं, जो यानी अकाउंट ऑफिसर जो ये हैं, तो उनको पहले पता करना है क्लर्क से कि अभी तुम क्या कर रहे हो। वो बताएगा कि मैं अकाउंट्स ऑफिसर वाले का काम कर रहा हूँ, तो मार्केटिंग ऑफिसर को क्या करना है? ठीक है, अकाउंट्स ऑफिसर का काम करने के बाद आप मेरा ही काम कर देना। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब वो क्या कहता है? नहीं नहीं, वो काम छोड़ो, पहले मेरा करो। ठीक है, जैसे ही मैंने फ़ोन रखा उधर से फ़ोन है, नहीं पहले मेरा करो, तो किसी का काम नहीं कर पाएगा ना। तो यूनिटी ऑफ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बेटा। इससे क्या होता है, कंपनी में जो सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच के रिलेशन हैं वो डेवलप होते हैं, और वो ख़राब भी होते हैं अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसी के साथ हमने दादू वाले जो प्रिंसिपल थे वो चारों पढ़ लिए। पहला पढ़ लिए डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें हम वर्क को डिवाइड करते हैं। फिर पढ़ा हमने जो है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हम ऑथोरिटी देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करते हैं, अकाउंटेबिलिटी चेक करते हैं। फिर हमने पढ़ा इसमें डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रूल एंड रेगुलेशन सेट करते हैं ताकि हम काम को कर सकें। और यूनिटी ऑफ कमांड में हम समझते हैं कि किस तरह से हमें कमांड देनी चाहिए। सुपीरियर की कमांड में यूनिटी होनी चाहिए, ना कि कन्फ्यूजन और केओस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने 4 प्रिंसिपल पढ़ लिए और पहले 3, टोटल में 7 प्रिंसिपल पढ़ लिए, और हमें 7 प्रिंसिपल अभी और पढ़ने हैं। ठीक है, कैसा लगा? बोर तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है? देखो बेटा, हम लगा रहे हैं रिवीजन क्लास, तो हम एक ही क्लास में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो तो लंबी होगी, इसलिए आगे के 7 प्रिंसिपल भी हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं यूएस की। यूएस मतलब अमेरिका, अमेरिका मतलब यूएस, यूएस मतलब अमेरिका, अमेरिका मतलब यूएस। तो यूएस मतलब दादू श्री दादू यूएस को जी, याद है ना? तो यूएस में हमारे 2 प्रिंसिपल आ गए, एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और एक स्केलर चेंज। अब बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड तो सर आपने बता दिया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो यूनिटी ऑफ कमांड सेम सेम से लग रहा है ना? नहीं। सपोज करो आप जो है एक क्लर्क हो अकाउंट ऑफिस में, ठीक है, और आपको एक बजट बनाने के लिए बोला और बजट की डेडलाइन है हमारी 1 हफ्ते बाद, हमें वो बजट प्रेजेंट करना है। सिमिलरली आपने मार्केटिंग वाले बंदे ने आपसे कोई काम बोला कि भाई मेरा ही काम कर दो, आप वो बजट बनाने का काम छोड़ करके ये काम करना शुरू कर दिया। मार्केटिंग वाले को आपने बोला कि हमें बजट पहले बनाना है और बजट के लिए जो है हमारे पास समय कम है, हम पहले बजट की तैयारी करते हैं सब मिलकर। तो जितने भी सारे लोग हैं अगर उस बजट की तैयारी में नहीं लगेंगे तो बजट नहीं बन पाएगा। तो हमें हर किसी को कोऑपरेट करना होता है एक दूसरे को, ताकि हम एक ही डायरेक्शन में एक ही गोल की तरफ काम कर सकें। सबके डिपार्टमेंट के अगर अलग अलग काम दे रखे हैं वो तो हम टास्क की बात कर रहे हैं, है ना। सपोज करो आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन है, तो एनुअल फंक्शन के लिए एनुअल फंक्शन सबके लिए कॉमन है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे प्रिंसिपल हो, सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है, दैट इज एनुअल फंक्शन। अब उस एनुअल फंक्शन के दौरान टीचर्स जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे, टीचर्स कह रहे हैं हम तो क्लासेस लेंगे, बच्चे कह रहे हैं कि हम तो जो है डांस अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी क्लासेस चल रही है। कुछ बच्चे जो डांस से इंटरेस्टेड है वो तो डांस में, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ रहे हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने एक मीटिंग ली और बुलाया, भैया क्या चल रहा है? अगर क्लासेज ही चलनी है तो एनुअल फंक्शन कब होगा? एनुअल फंक्शन को बंद कर दें? चलिए ठीक है, बताइए, बंद कर देते हैं। होता है ऐसा? नहीं होता ना। तो भैया एनुअल फंक्शन में आपको सारे काम करने पड़ेंगे, यानी सबको मिल करके सपोर्ट करना पड़ेगा। जिस समय क्लास का टाइम है क्लास हो जाए, और जिस समय क्लास का टाइम नहीं है सब उसमें लग जाएं। इस तरीके से उसको मैनेज करना पड़ता है। आपने देखा होगा स्कूल में सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है, इसलिए इसमें स्कूल फैकल्टी जो होती है हम इसको मैरिज बोलते हैं। जैसे मैरिज में क्या होता है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, एक पर्सन इन्वॉल्व होता है,
तब जाके किसी की शादी होती है ना। सिमिलरली यहाँ पर पूरे साल में जितनी भी एक्टिविटी होती है बच्चे की वो सारी प्रेजेंट की जाती हैं, तो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक कि चाहे वो पेरेंट हो, टीचर हो, स्कूल हो, स्टूडेंट हो, सारे मैनेजमेंट के लिए, सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए तुमने देखा होगा एनुअल फंक्शन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम माना जाता है स्कूल के लेवल पे, ठीक है। एक दूसरा एक ऐसी प्रोग्राम होता है स्पोर्ट्स लेवल। तो अब हम ये सारे फंक्शंस की बात क्यों कर रहे हैं, समझिए, इससे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझ में आती है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है हम सबको एक ही डायरेक्शन में काम करना होता है ताकि हम गोल को अचीव कर सकें। ऐसा नहीं कि कुछ स्टाफ अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, कुछ स्टाफ अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन का प्रिंसिपल का मतलब होता है, ये आपकी बुक में एक ट्राइंगल होगा, आपने देखा होगा आपकी बुक में एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल में क्या होता है, सपोज करो ये अथॉरिटी है आपकी और ये आपकी 3 अथॉरिटी है। इन 3 अथॉरिटी के बीच में इस तरह से कम्युनिकेशन होता है कि यानी बी से रिपोर्टिंग होगी ए को और ए रिपोर्टिंग करेगा सी को, सी रिपोर्टिंग करेगा बी को। ये है इसका, ये ऐसे रिपोर्टिंग करेगा, ये ऐसे रिपोर्टिंग। ये एक सर्किल है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल भी बोला जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन तुमने देखा होगा कि ऑफिस में सिस्टमेटिक तरीके से रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन को मजबूत बनाता है। इसमें क्या होता है, जो अथॉरिटी होती है और जो उसका सबऑर्डिनेट होता है, अपना सबऑर्डिनेट अपनी अथॉरिटी को कम्युनिकेट कर सकता है, किसी दूसरी अथॉरिटी को कम्युनिकेट नहीं कर सकता। सपोज ये बी के बीच में यहाँ पर एक्स वाई 2 है और यहाँ पे जेड है, यहाँ पे आर है, ये 2 है। तो अगर मान लीजिए एक्स को कम्युनिकेट करना है ए से, तो एक्स को पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा वाई से, वाई कम्युनिकेट करेगा ए से, ठीक है। फिर ऐसे ही ये रिपोर्टिंग चलती है। बट क्या होता है इस प्रिंसिपल में, क्योंकि ये फॉर्मल है, ऑथोरेटिव है, ऑथोराइज्ड है, तो यहाँ पर डिसीजन में टाइम लगता है। अगर मान लीजिए कोई अर्जेंट मीटिंग है, अर्जेंट कोई कॉल है, तो अब सबऑर्डिनेट के ऊपर जो सुपीरियर है अगर वो बिजी है, उससे बात नहीं हो पा रही, तो क्या वो बेटर है? नहीं। तो इसके बीच में कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक क्या करता है कि बीच में इसको ब्रेक कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है। तो गैंग प्लैंक प्रिंसिपल क्या करता है, इस चेन को तोड़ देता है, ठीक है। और गैंग प्लैंक इस चेन को क्यों तोड़ता है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गैंग प्लैंक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम अपने इमरजेंसी मैसेज को पहुंचा सकते हैं। तो इससे कोई भी सुपीरियर आपको जो है पनिशमेंट नहीं देगा, कोई सुपीरियर की तरफ से आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो इसलिए प्रिंसिपल यूज़ होता है। तो ये फ्योल ने जो प्रिंसिपल यूज़ किए हैं, एक प्रिंसिपल जो है बड़े सटीक प्रिंसिपल हैं जिनको हम यूज़ करके मैनेजमेंट में एक एक्यूरेट डिसीजन और एक्यूरेट डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं। तो बेटा इसी के साथ हमारा यूएस वाला भी खेल पूरा हो गया। अब हमें कोजी यानी कंफर्टेबल पढ़ना है, ठीक है। अब आपके ऑफिसर कोजी की स्पेलिंग तो अलग होती है, COZY होती है। अरे बेटा छोड़ दो ना, ये देखो प्रोनाउंसिएशन पे जाओ, आप मीनिंग को समझो, हमें चीज़ों को रिलेट करना होता है, ठीक है। आप स्पेलिंग पे मत जाइए, अरे सर कोजी की स्पेलिंग ये होती है और उसकी ये स्पेलिंग होती है। तो हमने यहाँ कोजी की स्पेलिंग खुद बना दी, COSEE, हम इसको कोजी बोल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है? जरूरी थोड़ी ना कि कोई स्पेलिंग तुमने जो पहले पढ़ ली वही स्पेलिंग होती है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर स्पेलिंग्स, ओके। चलिए, तो कोजी में सबसे पहले नंबर पे आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरे नंबर पे आता है ऑर्डर, तीसरे नंबर पे आता है सबऑर्डिनेशन, फिर आता है इक्विटी एंड स्पिरिट दे कॉर्प्स, ठीक है। तो बेटा ऐसा है, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, सोच के मुझे बताओ कि सेंट्रलाइजेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या होगा। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, तब तक के लिए वाटर ब्रेक है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी सोच लिया आपने एग्जाम्पल। तो बेटा सेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल और डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैंक। आप जब बैंक जाते हो तो क्या होता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो बैंक हैंड टू हैंड कर देता है, और कुछ ऐसे काम होंगे जिसके लिए बैंक कहेगा अभी सर्वर नहीं चल रहा, कल आना या बाद में आना। याद आ रहा है कुछ? आप कभी बैंक गए हो? नहीं गए हो? अरे कोई तो गया होगा, आपके घर फैमिली में पूछना, या नहीं भी गए हो कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आप बैंक जाते हो, बैंक में आपको कैश डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो कैश डिपॉजिट करने के लिए क्या करोगे कि वहाँ पे आप एक स्लिप भरोगे और बैंक को दे दोगे। अब बेटा ध्यान रखना, कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंक को किसी से डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है अपनी अथॉरिटी से कि मुझे कैश डिपॉजिट करना चाहिए या नहीं।
क्योंकि बैंक की बहुत ही जनरल एक्टिविटी है। तो कैश डिपॉजिट के लिए आप काउंटर पे जाएंगे और बैंक आपका कैश आसानी से डिपॉजिट कर लेगा। सिमिलरली आप कैश पेमेंट लेने जा रहे हैं बैंक से, तो ये भी बैंक का जेनरिक वर्क है। बैंक को इसके लिए अपने अथॉरिटी से, मेन ब्रांच से, हेड ऑफिस से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही डिसीजन ले सकता है। ठीक है। अब लेकिन मान लीजिए आप जा रहे हो और आपको लोन सैंक्शन कराना है, लोन को अप्लाई करना है, तो लोन अप्लाई कर दोगे बैंक में और उसकी रिपोर्टिंग पूछने जाओगे कि भैया हमारे लोन का क्या हुआ, तो बैंक कहेगा अभी सिस्टम डाउन है, आप कल आना। या आप बैंक से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हो जो बैंक कंप्यूटर के थ्रू हेड ऑफिस से चेक करके, ऑनलाइन चेक करके बता सकता है, उससे बिना उसके नहीं बता पाएगा, तो आप क्या कर रहे हो, बैंक के जो कुछ ये वाला जो वर्क है ये अथॉरिटी वाला वर्क है। या आप बैंक के एटीएम में गए और एटीएम में कैश नहीं है, एटीएम में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आप गए बैंक के पास कि आपका एटीएम काम नहीं करता, तो बैंक ने कहा एटीएम तो काम नहीं करेगा, एटीएम पीछे से बंद है, आप जो है काउंटर से पैसा ले लीजिए। तो जैसे ही बैंक ने बोला एटीएम पीछे से बंद है, पीछे से कहाँ से, बैंक के दूसरे वाले गेट से तो आप बोलोगे पीछे से बंद है तो पीछे जाके ऑन कर दो। अरे नहीं, पीछे से मतलब है उनके हेडक्वार्टर से, पीछे से मतलब है उनकी जो मेन ब्रांच है वहाँ से, क्योंकि जितने भी बैंक हैं वो आज की डेट में ऑनलाइन इंटरकनेक्टेड हैं अपनी किससे, मेन ब्रांच से। मेन ब्रांच मतलब जिसका हेड ऑफिस है। तो जो भी जोन, जितनी भी ब्रांच होती हैं वो किसी एक सिटी में मेन ब्रांच से कनेक्ट होती हैं, और उस जो मेन ब्रांच होती है, जितनी भी मेन ब्रांच होती है अलग अलग शहर में, वो सारी की सारी मेन ब्रांच कनेक्ट होती हैं अपने हेड ऑफिस से। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं ICICI बैंक का। मान लीजिए ICICI बैंक की गाजियाबाद की ब्रांच या दिल्ली की ब्रांच, जितनी भी दिल्ली की ब्रांच है वो सब कनेक्ट है दिल्ली के एक मेन ब्रांच से, जहाँ भी मेन ब्रांच होंगी दिल्ली की जगह। तो अब वो जो दिल्ली की मेन ब्रांच है, ऐसी गाजियाबाद की मेन ब्रांच है, ऐसी जो है लखनऊ की मेन ब्रांच है, नागपुर की मेन ब्रांच है, अलग अलग सिटी में मेन ब्रांच है, वो सारी की सारी मेन ब्रांच कनेक्ट है किससे, हेडक्वार्टर से। अब हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। तो मुंबई में जो हेडक्वार्टर है उससे सारी की सारी मेन ब्रांच कनेक्टेड है। तो अभी हो क्या रहा है, हेडक्वार्टर के बाद क्या है, मेन ब्रांच, और मेन ब्रांच के बाद क्या आ रहा है, सब ब्रांच। ठीक है, एरिया वाली ब्रांच आ रही है। तो ये क्या हो रहा है, अथॉरिटी से जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो रही है, यानी अथॉरिटी से सेंट्रलाइज हो रही है पावर। यानी टॉप लेवल से आप देख रहे हो, मिडिल, हमने इस चैप्टर से पहले एक चैप्टर पढ़ा था टॉप लेवल, मिडिल लेवल, और उसमें 3 लेवल हमने पढ़ी मैनेजमेंट की। तो टॉप लेवल जब अपनी पावर को डिस्चार्ज कर देते हैं मिडिल लेवल में, ठीक है, और मिडिल लेवल अपनी पावर को डिस्चार्ज कर देते हैं सब उसका सुपरवाइजरी लेवल पे, तो ये जो डिस्चार्जिंग ऑफ अथॉरिटी है इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि जो पावर है टॉप लेवल पे के हाथ में नहीं रहेगी, पावर सब में बढ़ जाएगी, है ना। तो हर कोई अपने लेवल पे डिसीजन लेकर के काम कर सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि सारी पावर हमारे हाथ में है, सारे डिसीजन हम लेंगे, बस आप तो हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए, तो वो हो जाएगा आपका क्या, सेंट्रलाइज पावर। तो इसीलिए बैंक में जब आप देखते हो तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो सेंट्रलाइज होते हैं मेन ब्रांच से, तो बैंक उनको मना कर देता है कि भाई सिस्टम डाउन है, सर्वर डाउन है, अभी ये नहीं हो पाएगा, बाद में हो पाएगा। अगर आपको DD बनवाना होगा ना, तो DD सेंट्रलाइज से अप्रूव होता है, तब बनाएगा बैंक DD। इसलिए बैंक DD हैंड टू हैंड नहीं बनाता, बैंक कहता है ठीक है आप अप्लाई कर दो, DD लेने 2 घंटे बाद आ जाना, है ना, क्योंकि वो बैंक का सेंट्रलाइज वर्क है। दूसरे बैंक के लिए बैंक को बनाना है DD, परमिशन देनी है दूसरे, तो अपने बैंक से दूसरे बैंक को परमिशन देना कोई मजाक काम नहीं है, ये अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी तब होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये जो चीज़ है बेटा, ये दोनों मीनिंग मैंने क्लियर की, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब सवाल ये है कि बिजनेस में दोनों चीज़ें चाहिए या कि कोई एक चीज़ चाहिए। आप सोच के देखो, अगर आपके बिजनेस में सारी पावर टॉप लेवल पे है, यानी सारे डिसीजन वही ले रहे हैं, और आपका बिजनेस बहुत जो है फैला हुआ है, तो आपके बिजनेस में तो डिसीजन बहुत लेट होंगे। तो इसलिए सारी पावर हम सेंट्रलाइज नहीं कर सकते हैं, तो कुछ पावर हम सेंट्रलाइज करते हैं, कुछ पावर हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि ये प्रिंसिपल बच्चों को क्लियर ही नहीं होता, इसलिए मैंने इसमें बैंक का एग्जाम्पल दिया। हमेशा ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल हमेशा फिट होगा आपका, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस बैंक के एग्जाम्पल में सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग भी आ गया, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग भी आ गया, और दोनों के कोऑपरेशन से बैंक काम करता है वो भी आ गया। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस प्रिंसिपल। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर? जब आप ऑर्डर की बात करते हो तो ऑर्डर का मतलब गिविंग इंस्ट्रक्शंस नहीं है यहाँ पे, ऑर्डर का मतलब अरेंजमेंट से है यहाँ पे।
किससे मतलब है बेटा? अरेंजमेंट या फिर एलोकेशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिमेट्री। क्या बोल सकते हैं? सिमेट्रिकल। तुमने देखा होगा जब हम किसी रूम में जाते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके घर का रूम है, तो आपके घर के रूम में कपड़े फैले हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, आपके घर पे कोई गेस्ट आ गया, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आपको पता लगा गेस्ट, आप गेट नहीं खोलते हो, आप पहले रूम जाते हो, सेट करते हो, भाई कपड़े वपड़े सेट कर दो, एकदम ऑर्डर में लगा दो, एक सिस्टम में लगा दो ताकि अच्छा लगे देखने में। फिर आप गेट ओपन करते हो और अपने गेस्ट को वेलकम करते हो। ऐसे नहीं करते? करते ही हैं, सभी करते हैं ऐसा। तो ऐसे ही बिजनेस में भी होता है बेटा। तो बिजनेस में जो चीज़ जहाँ के लिए है वो वहीं रखनी चाहिए। जैसे रिसेप्शन का कुछ सामान है तो रिसेप्शन पे होना चाहिए, कुछ फाइलिंग है तो कबर्ड में होनी चाहिए, कुछ पेपर का वर्क है तो वो जहाँ जिसकी जगह है वो वहाँ होना चाहिए। ऐसे ही जो व्यक्ति है जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो वहीं होना चाहिए। मान लीजिए उसका डिपार्टमेंट तो उस एरिया में है और वो यहाँ खड़े होकर के बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर को फॉलो करने के लिए जिनकी जो जगह है वो वहीं रहना पड़ेगा वर्किंग आवर्स में। हाँ, जब वर्किंग आवर्स नहीं है तब आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं, तब आप किसी से भी बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल है, ओवर हो गया है ना, ओवर होने के बाद आप कहीं भी बात कीजिए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही बिजनेस में ऑर्डर प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। इससे 3 फायदे होते हैं। एक तो टाइम बचता है आपका, दूसरा डिसिप्लिन क्रिएट होता है, जो आपका डिसिप्लिन प्रिंसिपल है उसको फॉलो करने में हेल्प होती है, ठीक है ना। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये प्रिंसिपल सारे यूज होते हैं बिजनेस में या कोई 1-2 प्रिंसिपल यूज होते हैं? बेटा बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है। कहीं कहीं तो ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें माइनिंग एकेडमी की, जिसमें फ्योल जी ने काम किया था, वहाँ पर उन्होंने यही सारे प्रिंसिपल्स को यूज़ किया, 14 के 14 प्रिंसिपल्स को यूज़ किया, तब जाके उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इतना फेमस हो गया। वो ऑर्गेनाइजेशन अपने कंट्री में नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कभी बैंकक्रप्टी से, यानी कभी इंसॉल्वेंट थी, वो उसके ऊपर इतना कर्जा था, वो लोन की कगार पे थी, बंद होने की कगार पे थी, तो फ्योल जी ने उनको संभाल लिया। तो पूरा क्रेडिट जाता है इन प्रिंसिपल्स को। तो फ्योल जी के प्रूवन प्रिंसिपल्स हैं कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिंसिपल को यूज़ करती है तो वो अपने मैनेजमेंट को और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरह से ग्रो कर सकती है, ठीक है ना बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे। तो अब बिजनेस सारे के सारे प्रिंसिपल्स, अगर उसको ज़रूरत है, अगर उसको लगता है कहीं कमी है तो सारे प्रिंसिपल यूज़ हो सकते हैं, या फिर कुछ प्रिंसिपल्स यूज़ हो सकते हैं, या फिर कई बार होता है ना, जैसे मान लीजिए हमें डिसिप्लिन क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो डिसिप्लिन प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए हमें ऑर्डर प्रिंसिपल को भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर प्रिंसिपल हेल्प करता है डिसिप्लिन को। सिमिलरली डिसिप्लिन प्रिंसिपल हेल्प करता है ऑर्डर को, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रिंसिपल्स काम करते हैं। Hopefully you understood the order principle here, है ना। Now we talk to the next principle, that is subordination of general interest into individual। देखो अब क्या होता है, हम सब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम सब एक कंपनी में काम कर रहे हैं, हम सब एम्प्लॉयज़ किस लिए काम कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, और हमें पता है हमारे 8 घंटे काम है और हमारे ये काम है बस। अब मान लीजिए कोई ऐसा काम है कि मैं खाली हूँ, मेरा तो काम है नहीं, लेकिन मेरे दूसरे डिपार्टमेंट में बहुत वर्कलोड है, वो मुझसे हेल्प के लिए बोलते हैं, मैं उनको हेल्प को मना कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब मेरा जो मैनेजर है उसने एक चीज़ नोटिस कर ली, उसने मुझे बुलाया, भाई ऐसा है आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है ना उसको आप साइड में कर दो, यहाँ कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं ऑफिशियल हैं। तो अगर आप फ्री हैं तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, हिस्सा हैं। अगर आप फ्री नहीं हैं, अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं नहीं भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मैं आपकी हेल्प कैसे करूँ, तो आप किसी और को बोल दो जो फ्री हो। इसलिए तुमने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर है कि जब आपसे कोई हेल्प लेना चाहता है तो सबसे पहले एक वर्ड यूज़ करता है, आर यू फ्री एट दिस टाइम, मतलब अगर आप फ्री हैं, अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो सबको कोऑपरेट करके चलना है बेटा यहाँ पे, तो सबको कोऑपरेट करके चलने के लिए इसलिए बोला गया सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल का जो पूरा नाम है वो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म इनटू जनरल इंटरेस्ट, यानी जनरल मतलब हम सबका इंटरेस्ट, इंडिविजुअल मतलब जो आपका इंटरेस्ट है उसको भूल करके हम सबके बारे में सोचो। ऐसे तुमने देखा होगा जब कोई कंपनी को एडवर्स हो जाती है, एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, कंपनी के ऊपर कोई एलिगेशन लग जाता है, तो आप ये नहीं सोचते कि भाई मेरी बदनामी होगी, मैं हट जाता हूँ, आप कंपनी के साथ खड़े होते हो कि नहीं। जब ये कंपनी हमारे साथ है हर कंडीशन में, तो हम भी कंपनी के साथ हैं हर कंडीशन में। इसको हम जनरल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल भी तो बताता हूँ। आपने देखा होगा एक मूवी थी आमिर खान की, हम हैं राही प्यार के, है ना, उस बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, उसको एक टारगेट मिलता है, वो सिलाई मशीन शर्ट्स को पूरी करने के लिए वो जो है ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं।
तो जो शर्ट्स बनाने के लिए अगर वो 8 घंटे काम करते हैं तो वो ऑर्डर उनको 20 दिन में पूरा होगा, लेकिन उनको ऑर्डर 1 हफ्ते में पूरा करना था। तो 1 हफ्ते में ऑर्डर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 20 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो जितने भी वहाँ की वर्क फोर्स थी, आमिर खान ने उन सबको बोला कि हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा और हमें इतने घंटे काम करेंगे तब जाके 1 वीक में काम कम्प्लीट होगा। तो अब वहाँ पे कोई सोचे नहीं, हम तो नहीं ओवर टाइम कर रहे हैं, हम क्यों सोचे इस बारे में, हमें तो बस 1 दिन का पैसा मिल रहा है, हम जा रहे हैं, इसका ऑर्डर है, ये सोचे, कंपनी सोचे। तो ये हो गया इंडिविजुअल इंटरेस्ट। लेकिन उस मूवी में इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात नहीं, सारे इंटरेस्ट की बात हुई। तो सब ने मिल करके काम किया, सब लेट नाइट तक काम कर रहे थे, सब ने अपना टारगेट पूरा किया, सब ने कंपनी का टारगेट पूरा करने में पूरी मेहनत लगा दी। वहीं पे खाना, वहीं पे पीना, वहीं पे सोना, वहीं पे नहाना धोना भी भूल गए लोग। तो इसे बोलते हैं कि अपना इंटरेस्ट भुला करके कंपनी के काम में लग जाना, और वो ऑर्डर टाइम पे फुलफिल भी हुआ। ठीक है बेटा, तो ये है आपका जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। लेकिन एक प्रिंसिपल चुनिंदा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इक्विटी एंड स्प्रेड द कॉस्ट। इक्विटी का मतलब होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके स्टाफ में फीमेल भी है और मेल भी हैं, तो मेल को आप सैलरी ज़्यादा दे रहे हो, फीमेल को कम दे रहे हो, या फीमेल को सैलरी ज़्यादा दे रहे हो, मेल को कम दे रहे हो, है ना। या आप जो है सेम स्किल के 2 बंदे हैं, दोनों मेल हैं, सेम स्किल है दोनों की, सेम जॉब कर रहे हैं, एक को आप फेवर कर रहे हो क्योंकि वो आपके दोस्त के रेफरेंस से आया है तो उसकी सैलरी ज़्यादा है, और दूसरे को आप सैलरी कम दे रहे हो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर और पेज, एनी काइंड ऑफ बेसिस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन विल टेक यू इनटू द प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लग जाएगा, आपकी कंपनी लेबर लॉज में जाके फंस जाएगी और आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इक्विटी प्रिंसिपल को यूज़ करके हमें सबको इक्वल जो है ट्रीट करना है, सबको इक्वली साथ लेके चलना है। अगर हम किसी पोस्ट के लिए कोई सैलरी डिसाइड करते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो हमारी जानकार के थ्रू आ रहा है या किसी के थ्रू आ रहा है, उस पोस्ट पर जो भी बंदा कार्यरत है उसको वही सैलरी मिलेगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। इस तरीके से इस प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं स्पिरिट द कॉर्प्स की। स्पिरिट द कॉर्प्स बेटा एक प्रोवर्ब्स है, जैपनीज़, ठीक है, ये इंडियन टर्म नहीं है, ना कि इंग्लिश है, जैपनीज़ है। स्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब है कि इस पूरे सेंटेंस का मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ तो मैं क्या बताऊं बेटा, है ना। यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ तो आप अच्छी तरह जानते हो। किसी भी कंपनी में टीम जो होती है वो उसकी यूनिटी होती है और वो उसी में स्ट्रेंथ होती है। इंडिविजुअल कोई काम नहीं कर सकता कंपनी में। तुमने देखा होगा कोई भी कंपनी का जब अवार्ड जीतता है सीईओ या कोई कंपनी अवार्ड जीतती है तो वहाँ पे जो लीडर खड़ा होता है वो लीडर क्या कहता है कि अवार्ड मैंने नहीं जीता, ये पूरा क्रेडिट जाता है मेरी टीम को जिन्होंने मेरे साथ काम किया। तो टीम को क्रेडिट देता है ना। तो वो कहता है कि अगर ये टीम ही नहीं है तो मैं गोल कैसे अचीव करूँगा। सिमिलरली जो टीम है अगर वो डिसाइड करे कि हमने काम किया है, भाई हम ही लोग लगे हुए थे, ये क्या है, इसमें तो कुछ नहीं किया, तो मेरे जो डेडिकेशन है यानी जो लीडर है उसके डेडिकेशन में तो काम हुआ, उसकी गाइडलाइन पे तो काम किया, तो सब ने एक दूसरे के लिए काम किया। तो इसलिए सब मिलकर के जब काम करते हैं ना तो ताकत मिलती है हमें, तो उसे बोलते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो जैसे ये 5 उंगली, अगर कोई मेरी एक उंगली पकड़ता है तो इसे आराम से तोड़ सकता है ना, या इसको ऐसे घुमा करके मुझे दर्द होगा, मेरे को नुकसान कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे खींच लूँ अब वो किसी भी उंगली को नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि अब ये ताकत बन गई। अब वो उल्टा अगर मैं इसको फोर्स करता हूँ तो उसे डर लगेगा। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही परिवार का एग्जाम्पल लिया जाता है कि परिवार में जब हम एक साथ खड़े होते हैं एक दूसरे के लिए तो एक स्ट्रेंथ बनती है फैमिली की, और जब हम इंडिविजुअली बिखर जाते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ नहीं बनती। ऐसे एग्जाम्पल जो है आप फ्रेंड्स का ले सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब एज ए टीम काम करते हैं, तब जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन अचीव होती है। तो इसीलिए इसी प्रिंसिपल से एक डेफिनेशन मिलती है आपको टीम की। तो टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, ये आपकी बुक में भी है। ठीक है, वो इसी प्रिंसिपल की वजह से है यूनिटी इज स्ट्रेंथ करके। तो ये बेटा यहाँ पे इस तरीके से 14 प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स समझ में आए होंगे और आपको फिंगर टिप्स पे याद हो गए होंगे, ये आपको हेल्प करेंगे। एक बार आप इनको रिवाइज कीजिए और याद रखिए श्री दादू यूएस कोजी, श्री दादू यूएस कोजी। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो के बाद अब हम जो आगे के प्रिंसिपल हैं, आगे का जो इसका फेस है चैप्टर का, वो टेररिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और टेररिज्म के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम टेररिज्म के लिए, नेक्स्ट क्लास हम टेररिज्म के लिए रखते हैं, उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा आपको किसी भी तरह का कोई कमेंट करना है, किसी तरह का कोई फीडबैक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेल कर सकते हैं। ठीक है, वर्कशीट में एक साथ डालूंगा पूरे चैप्टर की, जो लास्ट वाली वीडियो होगी। इससे पहले एक वीडियो डल चुकी है इस चैप्टर की, दूसरी वीडियो हो जाएगी, एक तीसरी वीडियो टेररिज्म के साथ आ जाएगी।
ठीक है बेटा। तो इसी के साथ मीनवाइल दिस इज विजय.com लॉगिंग आउट, अंटिल मीट अगेन, बाय बाय।